मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों में, जितने भी भारत में यूरोपीय कंपनियां आई, भारत में व्यापार किया, व्यापक बड़े स्तर से मुनाफा कमाया, और इन सारे कंपनियों में किस प्रकार से अंग्रेज अपनी वर्चस्वता को स्थापित किया, और वर्चस्वता को स्थापित करने के क्रम में वह भारत में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने में भी कामयाब हो गया। और इस कामयाबी के बाद धीरे धीरे वह भारत को एक उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसाया। उपनिवेशवाद क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन भारत को जो है एक मामूली सा व्यापारी बनकर भारत आने वाला एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसाया, और इसी उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसाकर उपनिवेशवाद के आड़ में भारत से जितने भी धन संपत्ति है ना, अपार मात्रा में जो है वह लूट करके अपने देश ले गए। और यह उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसाकर जो भारत को लूटने की सिलसिला 1757 से शुरू हुई, वह तब तक चलती रही जब तक कि देश आज़ाद ना हो गया। 1947 तक यह सिलसिला चलता रहा। सिर्फ लूटने के तरीके बदले समय समय पर, चरण दर चरण, लेकिन लूटने की जो उनकी प्रवृत्ति थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। ये जो लूटने की जो प्रवृत्ति थी उसमें कि जो है भारत के धनों को किस प्रकार से अपने देश ले जाना, अलग अलग तरीके तरकीब खोजते रहते थे, ठीक है ना। उसके लिए समय समय पर अंग्रेज़ों ने अलग अलग नीतियाँ जो है भारत में लाई, ताकि उस यहाँ से जो है अधिक मात्रा में धनों का दोहन किया जा सके और भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि जो है भारत जैसे संपन्न समृद्ध राष्ट्र को, है ना, प्राकृतिक संसाधनों से जो है भरा पूरा भारत का जो राष्ट्र था, इसे लूट करके आज़ादी के समय में भारत के खजाने को खाली कर चुका था। ठीक है, जब आज़ादी मिली उस समय देखा गया कि भारत का खजाना खाली हो चुका है। तो इसी सब पर चीज़ों को हम लोग बात करेंगे कि आखिर अंग्रेज़ों ने भारत पर किस प्रकार से आर्थिक प्रभाव डाला। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेज़ों का टॉपिक यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेज़ों का क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, एक शब्द की मैंने चर्चा की, उपनिवेशवाद। देखिए होता क्या है कि वैसे तो भारत में बहुत सारी कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां आई व्यापार करने के दृष्टिकोण से। सबसे पहले पुर्तगाली का नाम आता है 1498 में, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। डच आए, ठीक है, अंग्रेज आए, ठीक है, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। इन सारी कंपनियों का एक ही मकसद था कि यहाँ के धनों को, है ना, शोधन करना, है ना, और अपने देश में प्रेषण करना, यहाँ के धन को अपने देशों में प्रेषण करना, ले जाना किसी भी तरीके से। शुरुआत में तो इन्होंने व्यापार करने के तरीके से ले जाया गया, खरीद बिक्री करता था, कम दाम में सामानों को, वस्तुओं को खरीदा जाता था और अधिक दामों में मुनाफा में बेचा जाता था। धीरे धीरे इन सारे यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज जो है वर्चस्वता की स्थिति में आ गई, और अपने प्रतिद्वंदी जितने भी कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाली हो चाहे फ्रांसीसी हो, फ्रांसीसियों से तो जो है अनेकों बार युद्ध हुआ अंग्रेज़ों को, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। वेदरा वगैरह का युद्ध की तो जानकारी हो गई ही आप लोगों को। इस प्रकार से जो है जितने भी प्रतिद्वंदी थे, सबसे पहले तो प्रतिद्वंदियों को हटाया, और हटाने में कामयाब भी हो गया अंग्रेज, है ना। और इसके पीछे क्या, कैसे जो है अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदियों को हटाने में कामयाब रहा, ये अलग विषय है, अलग टॉपिक है। और फिर यहाँ के स्थानीय शासकों के, है ना, शासन प्रशासन और उनके जो क्रियाकलाप हैं उसमें जो है हस्तक्षेप करना अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई। और धीरे धीरे जो आपस में यहाँ के शासक लड़ते थे, उसका फ़ायदा उठा करके, उसका लाभ उठा करके यह धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया।
अब यह राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करते करते जो है 1757 का वर्ष आ चुका था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पलासी का युद्ध एक मील का पत्थर साबित हुआ, और जिसमें कि अंग्रेजों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, और जिसमें जिसके बाद जो है बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने में अंग्रेज कामयाब हो गया। और यहाँ ही नहीं, कुछ ही वर्षों के बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। इस बक्सर की लड़ाई में तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना साहस दे दिया कि वह जो नहीं बोलते हैं ना, आजकल के फिल्म में एक डायलॉग चलता है, अपुनिछ भगवान है, बस ये उनके चहन में एक मोटिवेशन, एक अभिप्रेरण दौड़ पड़ा कि अब भारत में वह दिन दूर नहीं जब पूरे भारतवर्ष को हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शासन करेंगे। अंग्रेजों के दिमाग में यह समझ में आ गई, हालांकि दूरदृष्टता तो थी ही उन लोगों में, है ना। तो ये चीज़ है। भारत जो है, देखिए टॉपिक है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का क्या प्रभाव रहा। तो प्रभाव तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहा। तो आज हम लोग नकारात्मक प्रभाव पर बात करेंगे। सकारात्मक जो भी प्रभाव रही, यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया, उसमें भी उनकी स्वार्थ छिपी हुई थी। तो इसलिए सकारात्मक कार्य दिखने के लिए लग रहा है कि रेलवे कार्य किया, सड़क निर्माण, पोर्ट आदि का निर्माण, है ना, संचार व्यवस्था, है ना, डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया, ये तो किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए। अब इस स्वार्थ क्या थी, यही तो चीज़ों को समझना है कि वह किस प्रकार से जो है अपनी नीतियों को बदलते हुए और, है ना, कुछ डेवलपमेंट कार्य को करते हुए भी भारत को बड़े मात्रा में, बड़े स्तर से यहाँ के धनों को लूटा और अपने देश में संप्रेषित किया। तो उपनिवेशवाद बनाया, ठीक है ना। तो उपनिवेशवाद के आड़ में भारत को, है ना, करीब 200 साल तक, 150-200 साल तक लूटा। उससे पहले उपनिवेशवाद बनाने से पहले जो है वह एक मामूली सा व्यापारी के रोल में यहाँ पर खरीद बिक्री करता था। लेकिन जब उपनिवेशवाद बनाया तो तेज गति से, है ना, जो है भारत को लूटना शुरू कर दिया। इससे पहले क्या है ना कि अंग्रेज और ख़ास तौर से जितने भी यूरोपीय कंपनियां भारत आई, उन सारी कंपनियों और इनसे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पूर्व जितने भी शासकों का यहाँ पर, जितने भी जो है साम्राज्यों का यहाँ पर शासन रहा, जैसे कि मुगल साम्राज्य का शासन, दिल्ली सल्तनत में भिन्न भिन्न, है ना, शासकों का शासन, है ना, भिन्न भिन्न वंशों का शासन, है ना, ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, है ना, ये सब सैयद वंश आदि जितने भी वंश आए, उनसे भी पहले जितने भी जो है तुर्क मुसलमानों, अरबी, अफगानों आदि का जितना भी जो है भारत में आया, तो वह थे विदेशी, जरूर विदेशी मुसलमान थे या विदेशी शासक थे, भारत पर आक्रमण किया। तो उनकी दो ही मकसद होती थी, या तो भारत के धनों को लूटना और वापस चला जाना। और कुछ शासक ऐसे भी हुए जिनको आए तो थे भारत को लूटने, लेकिन भारत की आबो हवा, पर्यावरण, क्लाइमेट, यहाँ की स्थिति, यहाँ के लोग इतने अच्छे लगे कि वह यहाँ के ही बनकर रह गए। और जब यहाँ के बनकर रह गए तो यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत सारे एक मिसाल पेश किया, है ना। और यहाँ के जो लोग जहाँ के होते हैं वहीं के बारे में सोचते हैं और यहीं के बारे में वो सोचने लगे। लेकिन अंग्रेजों और यूरोपीय कंपनियों में इन सारे पहले के शासकों से एक अलग बात यह थी कि यह कभी भी दिल से जो है भारत का नहीं हो सके। दिमाग में इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ें रहीं कि जो है भारत को लूटना है, लूटना है, लूटना है, ठीक है ना। ये एक अंतर होता है यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन और सारी यूरोपीय कंपनियां और इनसे पूर्व के जितने भी शासक वंश के, है ना, जो शासन रही, उनमें ये एक अंतर देखा जाता है। तो खैर ये सब बातें हो गई, है ना। तो हम लोग टॉपिक पर आते हैं। होता क्या है कि यूरोपीय कंपनियों के आने से पहले जिस वंश की भी शासन रही हो यहाँ पर, जिस साम्राज्य का भी शासन रहा हो, है ना, उन सारे शासनों में भारत जो है समृद्ध, संपन्न और ताकतवर बनकर उभर रहा था, है ना। कृषि प्रधान राष्ट्र था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा था, है ना। अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे होते थे। कृषि ही नहीं,
अधिकतर लोग जो है कृषि के अलावे दस्तकारी, कलाकारी, है ना, और जड़ाऊ का काम, उद्योग से संबंधित कुछ काम, रेशम की कपड़े बनाने का काम, सूती वस्त्र बनाने का काम। सूती और रेशम की कपड़े भारत के इतना विख्यात था कि जो है विदेशों में इसकी मांगे बहुत हुआ करती थी। ये कब की बात है, ये जो है जो आप कह सकते हैं कि यूरोपीय कंपनियां जब भारत आगमन नहीं हुई थी तभी से तो भारत में उद्योग भी फल फूल रहा था, इतना समझिए, है ना। जो भी एसेंशियल प्रकार के उद्योग हैं, जैसे एक जड़ों का काम हो गया, पत्थर पर तराशने का काम हो गया, ये सब नक्काशी का काम हो गया, है ना, आभूषण बनाने का काम हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है रचनात्मक काम हो गए, ये हुआ करते थे। तो इसमें भारत संपन्न था। तो यूरोपीय कंपनियां जब आई भारत, तो धीरे धीरे जो है उपनिवेशवाद, भारत को जो है उपनिवेशवाद बनाया। अब आइए, उपनिवेशवाद क्या होता है इसको समझिए। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि एक कोई समृद्ध राष्ट्र, ताकतवर राष्ट्र, जब किसी कमजोर राष्ट्र जरूर है लेकिन वह प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न है और वह संसाधनों का यूटिलाइजेशन करना अभी तक वो जान नहीं पाया है, उपयोगिता को जान नहीं पाया, उसके पास वो स्किल नहीं आया पाया है। लेकिन अंग्रेज क्या है कि उस स्किल को जानते हैं और संपन्न भी है, शक्तिशाली भी है, ताकतवर भी है और आधुनिकता के साथ वो आगे बढ़ भी रहे हैं। ठीक है। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई समृद्ध ताकतवर राष्ट्र, जब किसी कमजोर और संसाधन से भरा पूरा राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके, वहां पर अपनी नीतियां को थोप करके और धीरे धीरे उस राष्ट्र को अपना आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से जब गुलाम बना लेता है, तो इसको हम कहते हैं उपनिवेशवाद। समझ गए ना। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे आर्थिक रूप से कैसे गुलाम बनाया और यह सिलसिला कब चली उपनिवेशवाद बना करके देश को लूटने की, भारत को लूटने की सिलसिला